दोपहर का सूरज बाजार की पुरानी गलियों पर ऐसा फैल गया था मानो धूल की परत पर सोने की झिलमिल बिखेर रहा हो। हवा में पसीने और मसालों की गंध घुली थी। ऊपर टिमटिमाती पुरानी ट्यूबलाइटें दिन के उजाले में भी बुझने से इनकार कर रही थीं। दुकानों के आगे लटके रंग बिरंगे कपड़ों के झंडे हल्की हवा में फड़फड़ा रहे थे। उनके बीच से गुजरती आवाजों की परतें, सब्जियों की पुकार, साड़ियों पर मोल भाव और सस्ते परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू एक ऐसा शोर रच रही थीं जो किसी अनजान शहर की धड़कन जैसा लगता था। इसी भीड़ में बिना किसी तामझाम के एमएसपी अनन्या सिंह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अंदर आईं। साधारण मरून सलवार सूट, पैरों में हल्के जूते, बाल पीछे बंधे, न चेहरे पर मेकअप, न साथ में बॉडीगार्ड। किसी ने उन पर दोबारा नजर डालने की जरूरत ही नहीं समझी। उनकी नजरों में बस एक ही तलाश थी, अपनी छोटी बहन ललिता के लिए सबसे सुंदर साड़ी। दुकान का दरवाजा धकेलते ही कपड़ों की रंगीन खुशबू जैसे उन पर बरस पड़ी। भीतर लाइटें झपक रही थीं और हर थान में कोई न कोई कहानी छुपी थी। नीले में झीलों का सुकून, पीले में दोपहर की तपिश, लाल में किसी छुपे वादे की हल्की झिलमिल। अनन्या एक एक साड़ी को उंगलियों से पलटतीं, कढ़ाई की महीनियों को आंखों से परखतीं, जैसे रंगों के बीच किसी अनकहे आशीर्वाद को ढूंढ रही हों। दुकान के मालिक रामलाल का पसीने से भीगा माथा चिढ़न का इशारा दे रहा था। उसका 20 साल का लड़का बार बार बंडल खींच खींच कर लाता और हर बार अनन्या की शांत, धैर्य भरी नजरें उसकी झुंझलाहट को और बढ़ा देतीं। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी, आवाजें गाढ़ी होती जा रही थीं, और अंदर इस बारीकी से देखते हुए महिला का सुकून जैसे सबको खटकने लगा था। आखिरकार अनन्या की उंगलियां उस गहरे मरून रंग पर ठहर गईं जो ललिता के रंग पर जैसे अपनी ही छाया डाल रहा था। उन्होंने साड़ी को रोशनी में उठाकर देखा। कपड़ा रेशमी था, कढ़ाई के धागे धूप में चमकते थे, पर पैकेट से झांकता एक टूटा धागा उनकी उम्मीद पर पानी फेर गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के साड़ी वापस रखते हुए कहा, "ये ठीक नहीं है।" उनकी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, बस एक नाप तौल वाली ठंडक थी जिसने कमरे की हवा को अचानक भारी कर दिया। रामलाल के चेहरे पर खिंचाव आया, लड़के की भौहें तन गईं और बाहर से आती भीड़ की सरसराहट भी जैसे ठहर गई। यह एक साधारण खरीदी बिक्री का पल नहीं रहा, बल्कि कुछ ऐसा था जिसने पूरे बाजार की बेचैन सांस को थाम लिया। पहली टकराहट का संकेत जो आगे का तूफान बनने को तैयार था। भीतर लाइटों की टिमटिमाहट अब आंखों में चुभने लगी थी और दुकान के अंदर जमा लोगों की सांसें जैसे एक दूसरे से उलझती जा रही थीं। मरून साड़ी वापस रख देने के बाद अनन्या ने बेहद साधारण लहजे में कहा, "पैसे लौटा दीजिए, दूसरी साड़ी देख लूंगी।" आवाज में कोई हड़बड़ी नहीं, बस वही नाप तौल वाली ठंडक जो सच बोलते हुए आती है। मगर रामलाल की ठोड़ी अकड़ गई। उसने अपने गंदले रजिस्टर पर उंगली टिकाकर कहा, "मैडम, एक बार पैकेट खुल गया तो माल वापस नहीं होता, दुकान का नियम है।" पास खड़ा लड़का तिरछी हंसी दबाता रह रहकर थानों से कपड़े खींचता और फुर्ती दिखाने का ढोंग करता, पर उसकी आंखों में वह तल्खी साफ थी जो किसी को बहुत ज्यादा समझदार होने की सजा देना चाहती है। अनन्या ने बिना उखड़े धीरे से कहा, "नियम तब तक नियम है जब तक ईमानदारी उसके साथ चल रही हो। धागा टूटा हुआ है, कढ़ाई खुल रही है, ये शादी की साड़ी है, लौटा दीजिए।" उनकी यह शांति कमरे में और भारीपन घोल गई। बाहर सड़क से आती धूप अब दरवाजे के शीशे पर चमकदार दाग सी लग रही थी और अंदर दबी हुई फुसफुसाहटों ने आकार लेना शुरू कर दिया। "कितनी देर से छांट रही है? दुकानदार का टाइम खराब मत कर।" थाने हवा में अनकहे तराशे जा रहे थे। रामलाल ने पलटकर लड़के को आंख दिखाई और काउंटर से मोबाइल उठाकर किसी का नंबर घुमाया। उंगलियों में बसी घबराहट को उसने अकड़ की परत से ढकने की कोशिश की। "हेलो, विक्रम भैया, दुकान नंबर 23। हाँ, वही पुरानी गलियों वाला। बस आ जाइए, एक झंझटी ग्राहक है, ड्रामा कर रही है। जी, जी, आप आ जाइए बस।" फोन रखते ही उसने फाइल के पन्ने पलटे, जैसे कागजों की खड़खड़ाहट से अपनी बात की वैधता बढ़ाना चाहता हो। लड़का हंसी रोक न पाया। "पैसे नहीं है तो पहले बोलना चाहिए था मैडम, इतनी देर से हमारी जान ले रखी है।" अनन्या ने पहली बार उसकी ओर सीधे देखा।
उस नजर में कोई चिल्लाहट नहीं, मगर इतना वजन था कि पल भर को लड़के की हंसी ठंडी पड़ गई। कपड़े की खराबी पर सवाल पूछना ड्रामा नहीं होता, वह बोली, और पैसे की कमी का ताना देने से आपका माल सही नहीं हो जाता। रामलाल ने कुर्सी खिसकाकर तन कर बैठते हुए कहा, दुकान मेरी है, नियम मेरे हैं और फैसला भी मेरा। जो लिख दिया वहीं चलेगा। बात वहीं टंगी हुई थी कि सड़क के बाहर एक जीप की गर्दन फाड़ आवाज दुकान के शीशों को कांप आती हुई पास आकर रुकी। धूल का एक बादल उठा और दरवाजा इतना जोर से ढकियाया गया कि ऊपर लटकती ट्यूबलाइट फिर एक पल को बुझी बुझी सी हुई। पहले जूते अंदर धंसे, फिर तोंद और फिर एक चेहरा, मोम जैसा चमकदार, लालिमा लिए, आंखों के कोनों में लापरवाही की स्थायी रेखा। दरोगा विक्रम सिंह। कंधे पर सितारे छोटे छोटे दिए लग रहे थे, मगर चाल में ऐसा गुरूर था जैसे कानून उसकी जेब में फोल्ड होकर रखा हो। साथ दो सिपाही, डंडे हाथ में, डगर आंखों में। विक्रम ने बिना किसी सलाम दम के काउंटर पर हाथ पटका। कहाँ है वो? रामलाल ने ठोड़ी से इशारा किया। वो सामने। साड़ी खोलकर कह रही हैं, धागा टूटा है। पैसे वापस मांग रही हैं। लड़के को धमकाया भी, बदसलूकी की। आखिरी शब्द पर उसने ध्यान से जोर डाला, मानो नाटक का मुख्य संवाद हो। दो तीन ग्राहकों के कानों में यह शब्द फौरन चिपक गया, बदसलूकी, और फुसफुसाहटें अब धीमे जज्बात नहीं, साफ वाक्यों में बदलने लगीं। विक्रम की नजरें अनन्या पर ठहरीं। उसने ऊपर से नीचे तक एक बार देखा। साधारण सलवार सूट, बिना गहना गिलौरी, हाथ में बस पर्स। नाम? आवाज में पूछताछ कम, ताड़ना ज्यादा थी। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है? आपने सुना होगा, ग्राहक को खराब माल वापस करने का हक्का होता है। विक्रम मुस्कुराया, वो मुस्कान जो किसी से बात नहीं करती, सीधे उसकी गरिमा से बहस करती है। कानून मत पढ़ाइए मैडम, यहां जो लिखित नियम है वही कानून है। और अभी अभी शिकायत आई है कि आपने दुकानदार से बदतमीजी की और झगड़ा करा दिया। चलिए थाने चलिए, वहां बात होगी। लड़के ने जोड़कर कहा, और धमकी भी दी थी। सर, बोली कि दुकान सील करवा दूंगी। दुकान के कोनों में बैठे ग्राहक अब तमाशाबीन थे। किसी ने मोबाइल निकाल लिया, किसी ने बगल वाली कोहनी से टहोका, देखो देखो पुलिस आई है। अनन्या ने आखिरी कोशिश में वही साड़ी फिर उठाकर रोशनी की ओर तानी। टूटे धागे की छेड़ अभी भी वहीं थी, जैसे किसी दाग का साक्ष्य। मैंने सिर्फ खराबी बताई और पैसे वापस मांगे, बस। ये कहते हुए उन्होंने साड़ी काउंटर पर रख दी। विक्रम ने सिपाहियों को इशारा किया। एक पल में दो हथेलियां अनन्या की कलाई के पास थीं। चलो, बहुत हो गया, वह बोला। दुकान में हुड़दंग मचाने का आरोप लगेगा। रास्ते में समझदारी आ जाए तो बात कर लेना। उसने यह वाक्य ऐसे कहा जैसे समझदारी का मतलब सबको मालूम हो। जेब में सरकते हुए कुछ नोट। दरवाजे के बाहर धूप अब कुछ और झुक गई थी। जीप के पास पहुंचते हुए भीड़ की फुसफुसाहटें उनके पीछे दुम की तरह चल रही थीं। देखो तो कैसी अकड़ में थी, अब समझेगी। आजकल की औरतें। शादी की साड़ी ऐसी छांट रही थी जैसे। अनन्या हर शब्द सुन रही थीं, मगर उनके चेहरे पर पानी में भीगी हुई चट्टान जैसा स्थिर भाव था। न आंखें तनी, न होंठ कांपे। बस पलकों के पीछे कहीं एक छोटा सा कमरे जैसा सन्नाटा था, जिसमें ललिता का हंसता चेहरा, मेहंदी की महक और मां की थाली में सजी हल्दी की डलियां साफ दिखाई दे रही थीं। जीप के स्टार्ट होते ही धूल का बादल फिर उठा। बाजार की आवाजें अब दूर छूटती जा रही थीं। घंटियों की छनक, सब्जी वालों की पुकार और दुकानों की टिमटिमाती रोशनी का कांपना। सिपाही ने खिड़की की सरकन कस दी। विक्रम आगे की सीट पर पैर चौड़े करके बैठा, दाएं हाथ से पेट के ऊपर बेल्ट को खींचकर ठीक किया और गर्दन मोड़कर पीछे देखा। देखिए मैडम, हम भी आदमी हैं, यहां सब चलता है। दुकानदार की शिकायत है, थाने में दस्तखत कर दीजिए, 500 का चालान होगा और समझ लीजिए, इज्जत भी बनी रहेगी, हमारी भी आपकी भी। उसने हमारी आपकी ऐसे कहा जैसे सम्मान एक छोटी सी चिट हो जिसे इच्छानुसार एक जेब से दूसरी में सरकाया जा सकता हो। अनन्या ने खिड़की के बाहर उड़ती धूल के बीच शहर की इमारतों को पीछे जाते देखा। उन्हें लगा जैसे हर मोड़ पर एक छोटा सा आईना रखा हो, जिसमें उनकी ही परछाई अलग अलग शक्लों में लौट रही हो, कभी बहन, कभी बेटी, कभी एक आम ग्राहक।
कानून इज्जत का सौदा नहीं करता दरोगा जी, उन्होंने धीमे से कहा, और न ही चालान रिश्वत की रसीद होता है। विक्रम के चेहरे पर हंसी की पतली सी रेखा फिर खिंची। आप बहुत किताब की बात करती हैं। जिंदगी सड़क पर चलती है और सड़क पर वही चलता है जो हम कहें। जीप बाजार के शोर से निकलकर तंग गलियों, फिर मुख्य सड़क पर जा चुकी थी। मोड़ पर आते ही एक ऑटो अचानक सामने आ गया। ड्राइवर ने गालियां बकीं, ब्रेक चीखा, जीप झटके से थमी। उस झटके में पीछे बैठी अनन्या का माथा सीट की पीठ से हल्का सा टकराया। सिपाही ने कंधा उचकाकर कहा, थाने पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा बहन जी। आप भी जानती होंगी, मेरी भी ड्यूटी कटेगी, साहब का हिसाब बनेगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। अनन्या की आंखों में अब एक नई सख्ती उतर आई, जैसे भीतर जलती आग अपने आकार को पहचान रही हो। किसी का नुकसान नहीं होगा? अभी अभी एक दुकानदार ने खराब साड़ी बेची, मुझे झूठा कहा, और आपकी जीप ने मुझे भीड़ के बीच धकिया कर बिठा लिया। किसका नुकसान नहीं हुआ? सिपाही ने निगाहें झुका लीं। बाहर से आती धूल की गंध अब सीटों की पुरानी फोम में मिल गई थी। पुराने पसीने और धूप का एक मिश्रण जो पुलिस की गाड़ियों में वर्षों से जमा रहता है, किस्सों की तरह, शिकायतों की तरह। विक्रम ने रेडियो का बटन दबाया। स्टैटिक की खराश कमरे में भर गई। उसने चैनल बदला। कुछ बुदबुदाहटें, कुछ कोड़ों के बीच की आवाजें। थाना तैयार रहो, उसने छोटे माइक्रोफोन पर कहा। एक ग्राहक महोदया हैं, दुकान में ड्रामा किया है, कागज बनेंगे। आखिरी शब्द में उसने हंसी की बूंद टपका दी। रास्ते भर अनन्या ने एक भी बार अपना नाम नहीं बताया। उन्हें पता था, नाम बताने का मतलब होगा खेल के नियम बदल जाना। दुकानदार के चेहरे पर डर का पसीना, दरोगा के होठों पर अचानक आई विनयशीलता, भीड़ की फुसफुसाहट का प्रशंसात्मक अरे, और इस सब के बीच वह टूटे धागे का सच कहीं खो जाएगा। आज वह भीड़ में एक आम महिला थीं, और यह शहर अपने आम नागरिक के साथ क्या करता है, उसे नजदीक से देखने के लिए इससे बेहतर मौका और कौन सा होता। जीप थाने के गेट पर मुड़ी। लोहे का फाटक छर्र छर्र करता खुला। भीतर का आंगन धूप और धूल के अनगढ़ टुकड़ों से भरा था। एक तरफ टूटी चारपाइयां, दूसरी तरफ एक थका हुआ पीपल का पेड़ जिसके नीचे कुछ लोग आवेदन लिख रहे थे। दीवारों पर शिकायत पंजी के पुराने बोर्ड, जिनके अक्षर सूरज में फीके पड़कर जैसे झेंपते हों। विक्रम ने उतरते उतरते कहा, चलो जल्दी, कागज बनेंगे। सिपाहियों ने दरवाजा खोला। भीड़ अब वहां नहीं थी, मगर उसकी जगह खालीपन की एक और किस्म थी। सरकारी। वह खालीपन जिसमें इंसाफ की आहट भी धीमी पड़ जाती है और अपमान की गूंज ज्यादा दूर तक जाती है। अनन्या जमीन पर पैर रखते ही पल भर को रुकीं। जीप की परछाई उनके पैरों पर आकर ठहर गई थी। उन्होंने सिर उठाकर थाने की इमारत को देखा। पपड़ी सी उखड़ी दीवारें, नमक की सफेदी जैसे लगातार बहने वाला पसीना, और भीतर कहीं दबी एक ठंडी आवाज, शांत रहो, वक्त को 5 कदम चलने दो, जो सच है वह अपना रास्ता खुद बनाता है। उनकी सांसों में वह वाक्य उतर गया। चेहरे पर अब भी वैसी ही शांति थी, पर शांति के भीतर एक आरक्षित बिजली सुलग गई थी। विक्रम काउंटर तक ले गया। नाम, पता, पिता का नाम, रजिस्टर वाला क्लर्क रटी रटाई ध्वनि में बोला। अनन्या ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, किस धाराओं में? विक्रम ने कंधे उचकाए। दुकानदार की शिकायत, दंगा भड़काने की कोशिश, बदतमीजी, दुकान की प्रतिष्ठा को हानि, और जो चाहिए लगा देंगे। उसने यह जो चाहिए इतने सहज ढंग से कहा कि क्लर्क की कलम अपने आप कागज पर फिसलने लगी। पहले मेडिकल, फिर लॉकअप, विक्रम ने आदेश की तरह कहा, फिर ठहर कर जोड़ा, और हां, इज्जत से, आखिर महिला हैं। आखिरी शब्द के साथ आई मुस्कान में व्यंग्य की महीन परत थी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थीं, शब्द जब बहस हारने लगते हैं तो मुस्कानें हंसी का चेहरा पहन लेती हैं। उन्होंने बस भीतर उठती उस आग को फिर मुट्ठी में बांध लिया, जैसे किसी ने उनकी हथेली पर अंगार रख दिया हो। दर्द है, पर पूरी चेतना भी है। लॉकअप की ओर जाते हुए लंबी गलियारा था, जिसके छोर पर धूप की एक पट्टी पड़ी थी, किसी फोटोग्राफर की फ्रेमिंग सी। उसी पट्टी के पार, जैसे कोई अदृश्य सीमा रेखा हो, अनन्या का मन एक बार फिर ललिता की साड़ी पर लौट गया। मरून, गहरी, रोशनी में चमकती
और पैकेट से झांकता टूटा धागा। उन्हें लगा यह धागा सिर्फ कपड़े का नहीं, शहर की आत्मा का भी है, जहां ईमानदारी की सिलाई बार बार किसी मजबूरी, किसी लालच, किसी डर के नाखून से उधड़ती जाती है। वह धीमे से मुस्कुराईं, बिना होंठ दिखाए, सिर्फ आंखों के भीतर, जैसे खुद से कहा हो, ठीक है, उधड़ी सिलाई भी फिर से सीली जा सकती है। सुई चाहिए, धैर्य चाहिए और हाथ जो कांपे नहीं। विक्रम ने लॉकअप का ताला ठक ठक करके देखा, सिपाही को चाबी के लिए पुकारा। चाबी आई, ताला चीखा, लोहे की सलाखों ने एक दूसरा सन्नाटा उगला। अनन्या भीतर कदम रखने ही वाली थीं कि बाहर आंगन में अचानक एक सायरन की आवाज उभरी, छोटी पर तीखी। थाने के गेट पर किसी दूसरी गाड़ी की छाया पड़ी। कई कदम एक साथ हड़बड़ाए, और उसी हड़बड़ी के बीच अनन्या ने अपनी सांस को और धीमा कर लिया। अगले कुछ मिनटों में इस कहानी का रुख बदलने वाला था। अभी नहीं, अभी वह आम महिला ही रहेंगी, मगर अपमान की आग अब राख नहीं बनने वाली। यह आग रास्ता बनाएगी, और वह रास्ता कानून की किताब में नहीं, कानून की आत्मा में लिखा जाएगा। थाने का पिछला गलियारा पुराने घाव की तरह नम और सीलन भरा था। दीवारों की पपड़ी पर उगी काई से लगातार पानी की गंध आती थी, और टूटी छत से टपकता धीमा रिसाव हर कुछ सेकंड पर लोहे की बाल्टी में गिरकर एक अनवरत धुन बनाता, टक टक टक, जैसे समय का धीमा बेरहम माप। इसी ध्वनि के बीच अनन्या को उस छोटे अंधेरे कमरे की ओर ले जाया गया, जहां हवालात की सलाखें शहर की अनकही कहानियां समेटे खड़ी थीं। दरवाजा खुलते ही भीतर की हवा ने जैसे उनका स्वागत नहीं, बल्कि चुनौती दी। पसीने, बांसी धुएं और गीली मिट्टी का मिश्रण जो सांसों को भारी कर देता। लोहे की सलाखों के पीछे टूटी चारपाई का ढांचा पड़ा था, जिस पर बिखरी चादर से नमी की बूंदें रिस रही थीं। एक कोने में जंग लगे मग में आधा इंच पानी जमा था, और दीवार के ऊपर एक बल्ब झूल रहा था जिसकी रोशनी पीली होकर जैसे थक चुकी थी। अंदर बैठते ही अनन्या को लगा मानो शहर का सारा शोर अचानक दूर हो गया हो। बाजार की आवाजें, भीड़ का फुसफुसाना, जीप की खड़खड़, सब कुछ जैसे किसी मोटे पर्दे के पीछे कैद हो गया। सिर्फ वही टक टक टक। अनन्या ने दीवार से टेक लगाई, आंखें बंद कर लीं। भीतर एक जली हुई चोट थी, अपमान की, पर उसी चोट के नीचे एक ठंडी दृढ़ता भी थी, जो उनके पूरे अस्तित्व को स्थिर कर रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस खींची, जैसे अपने ही धैर्य को परखा हो। यह वही देश है जहां कानून का सम्मान करने की कसम खाई है। उन्होंने सोचा, आज मैं एक आम औरत की तरह यहां बैठी हूं, ताकि देख सकूं कि इस कसम की असली परख कैसी होती है। बाहर से कदमों की आवाज आई, भारी बूट की थाप के साथ दरवाजे की कुंडी खड़की और एक नया चेहरा सामने आया। दरोगा राजेंद्र सिंह। कद में औसत, पर आंखों में अडिग ईमानदारी की चमक। वह फाइल में सिर झुकाए कुछ लिखता हुआ चला आ रहा था, मगर सलाखों के पीछे बैठी महिला पर नजर पड़ते ही जैसे ठिठक गया। पेन का सिर हवा में अटक गया, उसकी पुतलियां फैल गईं। अगले ही क्षण पहचान की बिजली उस पर गिरी। यह वही जिला एएसपी थीं जिनकी सख्त कार्रवाइयों की कहानियां पूरे विभाग में फुसफुसाई जाती थीं। राजेंद्र का चेहरा गुस्से से तना, जैसे किसी ने उसके कर्तव्य का अपमान कर दिया हो। उसने तुरंत फाइल बंद की, कदम तेज किए और सलाखों तक पहुंचा। मैडम, आप यहां कैसे? उसकी आवाज में अविश्वास और क्षोभ दोनों थे। अनन्या ने आंखें खोलीं, चेहरा पहले जैसा शांत था। बस बाजार में एक टूटा धागा देख लिया था, उन्होंने हल्की मुस्कान में कहा। और देखिए, कानून का धागा भी कितना जल्दी उधड़ जाता है। राजेंद्र ने चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे थाने की दीवारों को डांट रहा हो। किसने किया ये सब? उसने तीखी आवाज में पूछा। पास खड़े सिपाही हकबका गए। कोई नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी सामने से वही भारी कदमों की आहट। विक्रम सिंह। उसका चेहरा अभी भी पहले जैसा अकड़ से भरा था, मगर राजेंद्र को देखते ही उसकी चाल की लय बदल गई। सर, वो दुकानदार की शिकायत थी। विक्रम की आवाज में पहली बार हिचक थी। राजेंद्र ने उसकी बात बीच में ही काट दी। शिकायत? और आपने बिना जांच किए जिला एसपी को हवालात में डाल दिया? पहचान तक नहीं देखी? उसकी हर पंक्ति दीवारों से टकराकर लौट रही थी। विक्रम का चेहरा पीला पड़ने लगा।
पसीने की बूंदें गर्दन से शर्ट के कॉलर में रिसने लगीं। चाबी! राजेंद्र की गरज सुनते ही सिपाही भागे। चाबी के घूमते ही सलाखों ने चीखते हुए रास्ता खोला। अनन्या उठीं, उनकी चाल वैसी ही स्थिर थी। कमरे का हर इंसान जैसे उनके भीतर की शांति और सख्ती दोनों को एक साथ महसूस कर रहा था। राजेंद्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, यह विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है। मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं। अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, कानून रिश्वत पर नहीं चलता। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द पत्थर की तरह भारी। ये वाक्य पूरे कमरे में गूंजता रहा। राजेंद्र ने आदेश दिया, दरोगा विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। पूरी रिपोर्ट मैं अभी तैयार करूंगा। बाकी स्टाफ स्तब्ध खड़ा रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अधिक भय किससे था, अनन्या की स्थिर नजरों से या उस न्याय से जो अचानक इस छोटे से थाने में उतर आया था। विक्रम अब पूरी तरह टूट चुका था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। उसकी आवाज में अकड़ की जगह अब डर की खुरदरी रेत थी। अनन्या ने उसकी ओर देखा, न गुस्सा न दया, बस वही ठंडा संतुलन। कानून को पहचान की जरूरत नहीं होती, उन्होंने कहा। गलती आपकी नहीं, उस सोच की है जो ताकत को जेब में रखकर चलता है। सन्नाटा ऐसा था कि दूर गलियारे में टपकते पानी की हर टक टक और तेज सुनाई देने लगी। राजेंद्र ने अपनी फाइल खोली, आदेश लिखे। 2 सिपाही विक्रम को बाहर ले गए। उसके कदम अब भारी नहीं, बिखरे हुए थे। अनन्या ने बाहर निकलते हुए उस थाने को आखिरी बार देखा। दीवारों की काई, टूटी चारपाई और सलाखों की छाया, सब जैसे गवाही दे रहे थे कि कानून की असली ताकत चिल्लाने में नहीं, शांत खड़े रहने में है। थाने के आंगन में आते ही सूरज की ढलती रोशनी उनके कंधों पर पिघलती हुई लगी। बाहर हवा में बाजार की हल्की गंध अभी भी बाकी थी। अनन्या की आंखों में अब कोई उबाल नहीं, सिर्फ गहरी दृढ़ता थी, जैसे वह कह रही हों, यह तो शुरुआत है। राजेंद्र ने धीमे स्वर में पूछा, मैडम, आगे का आदेश? अनन्या ने कदम बढ़ाते हुए उत्तर दिया, आगे? अब असली काम शुरू होगा। जिन हाथों ने इस अन्याय को पनपने दिया, उन्हें भी जवाब देना होगा। उनके कदम गेट पार कर सड़क पर बढ़ गए। शहर की रोशनी धीरे धीरे जलने लगी थी, पर इस बार जैसे हर बल्ब में सच की पतली लौ भी साथ जल रही हो। ललिता की शादी वाली रात शहर का सबसे पुराना मोहल्ला रोशनी से नहाया हुआ था। पीतल की शहनाई की धुन दूर तक फैल रही थी, मानो हवा तक में हल्दी और मेहंदी की खुशबू घुल गई हो। आंगन में पीले और हरे पर्दों की झालरें झूल रही थीं। टिमटिमाती लाइटें पुरानी ईंटों पर रंग बिरंगी परछाइयां बना रही थीं। भीतर से आती हंसी की गूंज, ढोलक पर थाप और गिलासों में झाग बनाती ठंडी ड्रिंक की खुशबू, हर चीज में एक शांत उल्लास था। अनन्या ने सादी मगर खूबसूरत नीली साड़ी पहन रखी थी। आंखों में हल्की थकान के बावजूद संतोष का उजाला था। दुल्हन बनी ललिता स्टेज पर बैठी थी, लाल बनारसी में लिपटी, माथे पर चमकता टीका, हाथों पर गाढ़ी मेहंदी। उसकी नजरों में आने वाले जीवन की चमक थी। मेहमानों की भीड़, बच्चों की शोर भरी दौड़ और रिश्तेदारों की हंसी से पूरा आंगन जैसे सांसें ले रहा था। हर कोना अनन्या को उस सुबह की याद से दूर ले जा रहा था, जब हवालात की सीलन ने उसे अपमान का स्वाद चखाया था। लेकिन मन के किसी कोने में वह अनुभव अब भी राख की तरह गर्म था। रात गहराई ही थी कि बाहर अचानक दर्जनों मोटरसाइकिलों और जीपों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इंजन की गरज ने शहनाई की धुन को निगल लिया। रोशनी में धूल का बादल उभरा और पंडाल के बाहर ब्रेकों की चीख सुनाई दी। लोग ठिठक गए, गिलासों की खनक रुक गई। फिर गेट के भीतर भारी कदमों की आवाज, लोहे की जंजीरों की खनक के साथ करीब दर्जन भर गुंडे आंगन में घुसे। सबके हाथों में डंडे और चेहरों पर बेहिचक धमकी। सबसे आगे मंगल था, रामलाल का पुराना साथी, भैरव सिंह का दाहिना हाथ। उसकी आंखों में शराब की लालिमा और होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। शादी रोक दो, मंगल की भारी आवाज ने भीड़ की नमी चीर दी। इस घर ने हमारा कर्ज नहीं चुकाया। ये शादी तब तक नहीं होगी जब तक 50 लाख का हिसाब नहीं होता। उसके पीछे खड़े आदमी नकली स्टैंप पेपर लहराने लगे, बड़े बड़े मोहरों वाले, जो पहली नजर में असली लगते थे। भीड़ में कानाफूसी गूंजने लगी। कर्ज? इतना बड़ा? ये तो गड़बड़ है।
अनन्या ने एक पल के लिए ललिता की तरफ देखा। दुल्हन का चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे उसकी आंखों से सारा रंग खींच लिया गया हो। भीड़ के बीच से किसी ने फुसफुसाया, पुलिस बुलाओ। लेकिन बहुतों को याद था कि पिछले हफ्ते ही इस मोहल्ले में पुलिस ने कितनी देर से आकर मामला ठंडा किया था। कोई आगे नहीं बढ़ा। अनन्या ने धीमे मगर सधे कदमों से भीड़ को चीरते हुए मंगल के सामने कदम रोका। कागज दिखाओ, उसने शांत स्वर में कहा। मंगल ने नकली स्टैंप पेपर उसकी ओर बढ़ा दिए। अनन्या ने हर पन्ने को एक एक कर रोशनी में उठाया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए हर मुहर, हर हस्ताक्षर पर चल रही थीं। पन्ने दर पन्ने पलटते हुए वह अचानक ठहर गई। ये मुहर, उसने उंगली से इशारा किया, जिला कोषागार की नहीं है, और यह हस्ताक्षर, ये तो दो अलग अलग कलम से बनाए गए हैं। उसकी आवाज अब भी शांत थी, पर उसमें एक ठंडा गुस्सा था जो भीड़ को पीछे खिसकाने लगा। मंगल ने हल्की हंसी से बात टालने की कोशिश की। औरत हो, समझोगी क्या असली नकली? अनन्या ने उसकी आंखों में सीधी नजर डाली। पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने का नतीजा जानते हो? उसकी आवाज इतनी नपी तुली थी कि आसपास की खामोशी और गहरी हो गई। किसी ने धीरे से कहा, पब्लिक सर्वेंट? कौन? अनन्या ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला, धीरे से उठाकर हवा में दिखाया। जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनन्या सिंह। रोशनी में चमकता कार्ड ऐसा था जैसे भीड़ पर अचानक बिजली गिर गई हो। हवा में फैली फुसफुसाहट एक पल में थम गई। मंगल के चेहरे की मुस्कान जड़ हो गई। उसके पीछे खड़े गुंडों ने आपस में नजरें मिलाईं। एक ने चुपचाप डंडा पीछे खिसका लिया। अनन्या ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं है। नकली दस्तावेज बनाकर दुल्हन के घर में घुसना, डराना, धमकाना, सीधी जेल की धाराएं हैं। अभी लौट जाओ, वरना यहीं गिरफ्तार करूंगी। उनकी आवाज गूंज नहीं थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की चोट की तरह उतर रहा था। भीड़ में कोई अब हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बच्चे अपनी माओं के पीछे छिप गए। बुजुर्गों ने सांस रोके देखा। मंगल ने एक पल के लिए कुछ कहने की कोशिश की, पर अनन्या की ठंडी नजर ने उसे रोक दिया। उसकी उंगलियां नकली पेपर पर कस गईं, मगर आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे उसने सिर झुका लिया। उसके पीछे खड़े आदमी एक एक कर पीछे हटने लगे, पहले धीरे, फिर जल्दी। मोटरसाइकिलों का शोर दोबारा गूंजा, इस बार भागने की हड़बड़ी में। पंडाल में लौटती खामोशी ऐसी थी कि ढोलक की एक धीमी थाप भी दूर तक सुनाई दे रही थी। अनन्या ने मुड़कर भीड़ को देखा, फिर बहन की ओर। ललिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं, एक गहरी राहत थी। मेहमानों ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, जैसे किसी अनदेखे बोझ से मुक्त हो गए हों। अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, शादी जारी रखो, और पीछे हट गईं। शहनाई की धुन ने धीरे धीरे अपनी पुरानी लय पकड़ ली। बच्चे फिर दौड़ने लगे, रिश्तेदार फुसफुसाते हुए मुस्कुराने लगे। मगर उस रात की हवा में अब एक और सुगंध घुल गई थी, न्याय की। हर मेहमान जानता था कि यह शादी सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि उस डर की हार थी जो सालों से इस मोहल्ले की गलियों में घूमता था। अनन्या आंगन के कोने में खड़ी होकर सब देखती रहीं। उनकी आंखों में संतोष का हल्का उजाला था, मगर चेहरे पर वही ठंडी दृढ़ता। उन्हें पता था, यह तो बस अगला मोड़ है। असली तूफान अभी बाकी है, और उस तूफान का सामना करने के लिए उन्हें अब पूरी रात का साहस चाहिए। सुबह की पहली किरण शहर की धूल से छनकर थाने के लाल ईंटों पर पड़ी, तो जैसे रात की हर परछाई एक बार फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। पिछले दिन की हलचल, मंगल और उसके गुंडों का पलायन, और ललिता की शादी का पुनः शुरू हुआ जश्न। सबकी फुसफुसाहट अब भी हवा में बाकी थी, लेकिन अनन्या की नींद पूरी रात नहीं आई थी। मन में वही टूटे धागे की तस्वीर, वही नकली स्टैंप, वही अपमान, और सबसे गहरा, शहर के भीतर फैले उस भ्रष्ट जाल का एहसास, जिसकी जड़ तक पहुंचना अब जरूरी था। उन्होंने भोर होते ही अपना प्लान तैयार कर लिया। इसका नाम रखा ऑपरेशन धर्म। यह सिर्फ रामलाल या मंगल को पकड़ने का मिशन नहीं था, बल्कि उस पूरी जड़ को उजागर करने का जो सालों से इस शहर की आत्मा को खा रही थी। रामलाल की दुकान तो बस दरवाजा थी। असली घराना था भैरव सिंह का फार्म हाउस, जहां से नकली स्टैंप, जमीनों की जबरन खरीद
और पुलिस में रिश्वत का खेल चलता था। थाने के आंगन में अंधेरी सुबह की ठंडी हवा में पुलिस गाड़ियों की कतार खड़ी थी। इंजन धीमी गड़गड़ाहट में सांस ले रहे थे, जैसे तूफान से पहले का गहरा मौन। राजेंद्र सिंह ने ऑपरेशन की फाइल हाथ में ली और अनन्या को सलामी दी। उनकी आंखों में पिछले दिन की कड़वाहट अब पिघल कर संकल्प बन चुकी थी। टीमें तैयार हैं मैडम, राजेंद्र ने कहा। अनन्या ने बस एक सिर हिलाया। आज रात खत्म होगी यह कहानी। रास्ता लंबा और रहस्यों से भरा था। खेतों के बीच से गुजरती सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइटें हल्की धुंध में लंबी धारियों की तरह कट रही थीं। रात के अंधेरे में कभी कभी किसी झाड़ी से आती झींगुर की आवाज और दूर किसी कुत्ते का भौंकना उस सन्नाटे को और गाढ़ा बना देता। हर मोड़ पर अनन्या की नजरें जैसे किसी अनदेखी हलचल को तलाश रही थीं। उनके दिमाग में हवालात की सीलन, मंगल की धमकी और उस टूटी साड़ी के धागे तक सब जुड़ता जा रहा था, जैसे हर कड़ी उन्हें एक ही जगह खींच रही हो। भैरव सिंह का फार्म हाउस आखिरकार सामने आया। चारों ओर ऊंची दीवारें, ऊपर कांटेदार तार और अंदर से आती मंद रोशनी। गाड़ियों की हेडलाइटें बुझा दी गईं। सिपाही पैदल छाया की तरह चारों ओर फैल गए। अनन्या ने हाथ के इशारे से संकेत दिया। दो सिपाही पीछे की दीवार कूदकर अंदर घुसे, बाकी गेट की ओर बढ़े। हवा में पके धान की गंध थी, मगर उसमें भी किसी पुराने डर की सीलन थी। एक तेज इशारे पर गेट तोड़ा गया। लोहे की चीख रात के सीने में गूंज गई। भीतर गार्डों ने हथियार उठाने की कोशिश की, मगर चारों तरफ से घिरे पुलिस वालों के सामने उनके हाथ कांप गए। हथियार नीचे! राजेंद्र की कड़कती आवाज ने उन्हें जड़ कर दिया। 2 मिनट में पूरा आंगन घेर लिया गया। फार्म हाउस का मुख्य कमरा खुलते ही अंदर का दृश्य सांस रोक देने वाला था। दीवारों पर महंगे पर्दे, मेज पर खुले बैगों में नोटों की गड्डियां और कोने में रखा लोहे का तिजोरी नुमा ट्रंक। अनन्या ने सीधे ट्रंक की ओर इशारा किया। चाबी ढूंढी गई, ताला टूटा और ढक्कन खुलते ही भीतर से सिर्फ नोट ही नहीं, बल्कि मोटी चमड़े की जिल्द वाली काली डायरी सामने आई। डायरी के पन्ने पलटते ही जैसे शहर का हर गुप्त पाप उघड़ने लगा। पन्ना दर पन्ना उसमें नाम, तारीखें, रकम और सरकारी अफसरों की लिखावटें दर्ज थीं। कौन कौन रिश्वत लेता है, कौन कब किसे बचाता है, हर सौदे का हिसाब। अनन्या ने पन्नों को ध्यान से पलटा। चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं, बस वही स्थिर गुस्सा। यही है शहर की असली बीमारी, उन्होंने धीरे से कहा। भैरव सिंह को पकड़ने में देर नहीं लगी। वह पिछली ओर से भागने की कोशिश में मिला। सफेद कुर्ते पर मिट्टी के धब्बे, चेहरे पर घबराहट। सिपाहियों ने उसे घेर लिया। आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूं, वह चिल्लाया। मेरे ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। अनन्या सामने आई। उनकी आंखों में वही सर्द नजर थी जिसने मंगल को पीछे हटाया था। कानून को नाम नहीं, सबूत चाहिए, उन्होंने कहा और काली डायरी उसके सामने लहरा दी। भैरव की आवाज गले में अटक गई। रात भर चलने वाली गिनती, सीलिंग और जब्ती शुरू हो गई। पुलिस की फ्लैशलाइटें हर कोने को रोशनी से भर रही थीं। खेतों के रास्ते से आती हल्की हवा में अब नोटों की सौंधी गंध घुल गई थी। हर बरामदे में नए नए बैग खुलते, नए नाम सामने आते। शहर का अंधेरा जैसे अपने ही अपराधों से शर्मिंदा होकर पीछे हट रहा था। सुबह होते होते मीडिया की गाड़ियों का काफिला थाने के बाहर जमा हो गया। कैमरों की चमक और रिपोर्टरों की आवाजें एक दूसरे में घुल गईं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खुलासा, काली डायरी में शहर के बड़े बड़े नाम, हर चैनल यही सुर्खी बना रहा था। अदालत ने डायरी को पुख्ता सबूत मानते हुए तुरंत सुनवाई तय की। जब दोपहर की सुनवाई खत्म हुई, कोर्ट के बाहर भीड़ जमा थी। रामलाल और विक्रम जैसे लोग हथकड़ी में थे। भैरव सिंह का चेहरा पीला पड़ चुका था। न्यायाधीश ने जब सख्त धाराओं में गिरफ्तारी का आदेश पढ़ा, तो अदालत कक्ष में एक ऐसा सन्नाटा फैला मानो शहर की आत्मा ने पहली बार राहत की सांस ली हो। शाम को जब सूरज ढल रहा था, थाने के आंगन में अनन्या चुपचाप खड़ी थीं। ढलती रोशनी उनकी वर्दी पर सुनहरी परत चढ़ा रही थी। कोई मुस्कान नहीं, कोई विजय घोष नहीं, बस आंखों में गहरी स्थिरता। पास खड़े राजेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, शहर आज चैन की नींद सोएगा। अनन्या ने हल्की नजर से आसमान की ओर देखा,
जहां सूरज की आखिरी किरणें बादलों में घुल रही थीं। कानून को चैन की नींद नहीं सोनी चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा। तभी लोग चैन से सो पाते हैं। वो मुड़ीं और धीमे कदमों से गाड़ी की ओर चलीं। चारों ओर खामोशी थी, मगर उस खामोशी में जीत की गूंज थी। एक ऐसी जीत जो चिल्लाहट से नहीं, सच्चाई और धैर्य की ठंडी ताकत से हासिल हुई थी। टूटा हुआ धागा अब जुड़ चुका था। शहर की साड़ी फिर से सी दी गई थी, मजबूत, चमकदार और न्याय की नई चमक के साथ।